विक्रमादित्य का नाम सुनते ही उज्जैन की गलियों में सम्मान की लहर दौड़ जाती थी। वे केवल राजा नहीं थे, बल्कि न्याय के प्रतीक थे। उनकी तलवार कभी झूठ के आगे नहीं झुकी थी और उनका वचन पत्थर की लकीर था। लेकिन आज रात उन्हें एक ऐसी परीक्षा का सामना करना था जो उनकी हर जीत से कठिन थी। शमशान की ओर जाने वाले रास्ते पर अंधेरा इतना घना था कि चांदनी भी उसे भेद नहीं पाती थी। विक्रम अकेले चल रहे थे, अपने वचन के बोझ तले। कुछ दिन पहले एक तांत्रिक उनके दरबार में आया था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और आवाज में रहस्य की परतें। उसने विक्रम से कहा था कि यदि वे सच्चे वीर हैं तो शमशान के पीपल के पेड़ से लटकते बेताल को उतार कर लाएं। विक्रम ने बिना सोचे हाँ कर दी थी। अब वे उसी शमशान की ओर बढ़े जा रहे थे जहां जीवित लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। शमशान में पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा उन्हें घेर गया। राख के ढेर, अधजली चिताएं और हवा में तैरती जली हड्डियों की गंध। दूर एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाओं पर कुछ उल्टा लटका हुआ था। विक्रम ने पास जाकर देखा। वो बेताल था। उसका शरीर काला था, आंखें लाल जैसे अंगारे हों और मुंह से अजीब सी हंसी निकल रही थी। विक्रम ने बिना डरे बेताल को पकड़ा और कंधे पर लाद लिया। जैसे ही वे वापस मुड़े, बेताल बोल उठा। उसने कहा कि वो विक्रम को एक कहानी सुनाएगा और अंत में एक प्रश्न पूछेगा। यदि विक्रम ने उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो उसका सिर फट जाएगा, और यदि उसने उत्तर दिया तो बेताल फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। विक्रम ने मन ही मन सोचा कि यह खेल अब शुरू हुआ है और वे हारने वाले नहीं थे। बेताल ने कहानी शुरू की। उसने बताया कि एक समय की बात है, एक नगर में मदन वर्मा नाम का राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी मालविका। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर चंद्रमा भी शर्मा जाता, लेकिन मालविका की सुंदरता के साथ उसकी एक शर्त भी थी। उसने अपने पिता से कहा था कि वो उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे प्रेम में हरा दे। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने पूछा कि प्रेम में हार जीत कैसे हो सकती है। मालविका ने मुस्कुराकर कहा कि जो व्यक्ति उसके प्रेम की परीक्षा में सफल होगा वही उसका पति बनेगा। इस शर्त की खबर पूरे राज्य में फैल गई। दूर दूर से राजकुमार और योद्धा आने लगे। सबने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कोई भी मालविका की शर्त को समझ नहीं पाया। कोई उसे उपहार देता, कोई कविता सुनाता, कोई युद्ध कौशल दिखाता, लेकिन मालविका हर बार मना कर देती। उसकी आंखों में एक अलग ही तलाश थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। एक दिन नगर में 3 युवक आए। पहले का नाम था धीरज। वो एक धनी व्यापारी का बेटा था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी और वो बड़े गर्व से कहता था कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो पैसे से ना मिल सके। दूसरे का नाम था विमल। वो एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। उसके पास ज्ञान का भंडार था और वो हर शास्त्र का ज्ञाता था। तीसरे का नाम था कर्ण। वो एक साधारण योद्धा था जिसके पास न धन था न विद्या, लेकिन उसके हृदय में प्रेम की सच्ची अग्नि जलती थी। तीनों ने मालविका के सामने अपना प्रस्ताव रखा। धीरज ने कहा कि वो मालविका को ऐसे महल में रखेगा जहां सोने की दीवारें होंगी और हीरे जवाहरात की छत। विमल ने कहा कि वो मालविका को ऐसी विद्या सिखाएगा जो उसे संसार की सबसे बुद्धिमान स्त्री बना देगी। कर्ण ने केवल इतना कहा कि उसके पास देने को कुछ नहीं है सिवाय अपने प्राणों के। वो मालविका के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मालविका ने तीनों को एक परीक्षा में बुलाया। उसने कहा कि वो एक लंबी यात्रा पर जा रही है और जो भी उसके साथ आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन यात्रा खतरनाक होगी और मौत का साया हर पल साथ रहेगा। धीरज ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। विमल ने सोचा और फिर कहा कि वो पहले शास्त्रों में देखकर ये जानना चाहता है कि यात्रा सुरक्षित है या नहीं, लेकिन कर्ण ने बिना एक पल गंवाए कहा कि वो तैयार है। उसने अपनी तलवार संभाली और मालविका के साथ चल पड़ा। यात्रा लंबी और कठिन थी। घने जंगलों से होकर, पहाड़ों को पार करते हुए और डाकुओं से भरे रास्तों पर चलते हुए कर्ण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक रात जब वे एक नदी के किनारे रुके तो अचानक एक बाघ प्रकट हुआ। मालविका डर गई, लेकिन कर्ण ने अपनी तलवार निकाली और बाघ से लड़ाई की। घायल होने के बावजूद उसने बाघ को मार गिराया। मालविका ने उसके घावों पर पट्टी बांधी और पूछा कि वो इतना क्यों कर रहा है। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा कि प्रेम में कोई क्यों नहीं होता, बस करने की इच्छा होती है। यात्रा के अंत में वे एक पुराने मंदिर में पहुंचे। मालविका ने कहा कि यह परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। उसने कर्ण से पूछा कि यदि उसे अपने प्राण और उसके बीच चुनना पड़े तो वो क्या चुनेगा।
कर्ण ने बिना सोचे कहा कि वो मालविका को चुनेगा, क्योंकि उसके बिना प्राण का कोई अर्थ नहीं है। मालविका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि कर्ण ही वो व्यक्ति है जो सच्चे प्रेम को समझता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे वापस नगर लौटे तो एक नया मोड़ आया। धीरज और विमल ने राजा मदन वर्मा से मिलकर कर्ण के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने झूठे सबूत पेश किए कि कर्ण ने यात्रा के दौरान मालविका के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। राजा क्रोधित हो गया और उसने कर्ण को बंदी बना लिया। मालविका ने कर्ण का बचाव किया, लेकिन धीरज और विमल ने ऐसे झूठ गढ़े कि राजा ने मालविका की बात पर विश्वास नहीं किया। अब असली समस्या ये थी कि मालविका के सामने एक कठिन निर्णय था। यदि वो कर्ण को बचाना चाहती थी तो उसे या तो धीरज से विवाह करना होगा या विमल से, क्योंकि दोनों ने राजा को शर्त रखी थी कि यदि मालविका उनमें से किसी एक को चुन ले तो वे कर्ण को छोड़ देंगे। मालविका फंस गई। एक ओर उसका सच्चा प्रेम कर्ण था, दूसरी ओर उसकी जान का सवाल था। उस रात मालविका ने एक योजना बनाई। उसने दोनों धीरज और विमल को अलग अलग बुलाया और कहा कि वो उन दोनों से विवाह करेगी, लेकिन एक शर्त पर। पहले उन्हें कर्ण को मुक्त करवाना होगा। धीरज और विमल दोनों मान गए, क्योंकि वे सोच रहे थे कि मालविका अंततः उनमें से किसी एक को ही चुनेगी। उन्होंने राजा को समझाया और कर्ण को मुक्त करवा दिया। जैसे ही कर्ण मुक्त हुआ, मालविका ने अपने पिता के सामने सच्चाई रखी। उसने धीरज और विमल की साजिश का पर्दाफाश किया और उन दोनों से पूछा कि यदि वे सच्चे प्रेमी होते तो क्या वे झूठ का सहारा लेते। धीरज और विमल के पास कोई जवाब नहीं था। राजा मदन वर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कर्ण से माफी मांगी। लेकिन अब एक नई उलझन खड़ी हो गई। मालविका ने कर्ण से कहा कि वो उससे विवाह तो करना चाहती है, लेकिन वो ये भी जानना चाहती है कि क्या कर्ण ने उसके लिए ये सब केवल प्रेम के कारण किया था या फिर उसे राजकुमारी से विवाह कर राजा बनने की लालसा थी। कर्ण ने उत्तर दिया कि उसे राजपाट की कोई चाह नहीं है। वो तो केवल मालविका के साथ एक साधारण जीवन जीना चाहता है। उसने यहां तक कह दिया कि यदि मालविका चाहे तो वो राजमहल छोड़कर उसके साथ किसी गांव में भी रह सकता है। मालविका प्रभावित हुई, लेकिन उसके मन में अब भी एक शंका थी। उसने सोचा कि क्या कर्ण सचमुच इतना निस्वार्थ है या फिर वो केवल चतुराई से बात कर रहा है। उसने एक अंतिम परीक्षा ली। उसने कर्ण से कहा कि वो अपने पिता से कह देगी कि वो धीरज से विवाह करना चाहती है। यदि कर्ण सच्चा प्रेमी है तो वो इसे स्वीकार कर लेगा और मालविका की खुशी के लिए चुपचाप चला जाएगा। कर्ण ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा कि यदि यही मालविका की इच्छा है तो वो मान लेगा। वो उसी रात नगर छोड़ने की तैयारी करने लगा। जब मालविका ने देखा कि कर्ण सचमुच जा रहा है तो उसका हृदय पिघल गया। वो दौड़कर कर्ण के पास गई और उसे रोक लिया। उसने कहा कि यह उसकी आखिरी परीक्षा थी और कर्ण उसमें सफल हो गया है। अब वो पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी कि कर्ण का प्रेम सच्चा है। राजा मदन वर्मा ने धूमधाम से कर्ण और मालविका का विवाह करवा दिया। धीरज और विमल अपनी हार मानकर वापस चले गए। नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब कुछ सही लग रहा था जब एक रात अचानक कर्ण गायब हो गया। उसकी तलवार, उसके कपड़े, सब कुछ महल में था, लेकिन वो खुद कहीं नहीं मिला। मालविका घबरा गई। उसने पूरे नगर में खोज करवाई, लेकिन कर्ण का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक संदेशवाहक आया और उसने मालविका को एक पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि कर्ण एक गुप्त मिशन पर गया है और वो जल्द ही लौटेगा। लेकिन महीनों बीत गए और कर्ण नहीं लौटा। मालविका का धैर्य टूटने लगा। उसने सोचा कि शायद कर्ण ने उसे धोखा दिया है। एक दिन धीरज फिर से राजमहल में आया। उसने मालविका से कहा कि उसे कर्ण के बारे में एक रहस्य पता चला है। उसने बताया कि कर्ण असल में एक गुप्तचर था, जिसे एक दुश्मन राज्य ने मदन वर्मा के राज्य में घुसपैठ खाने के लिए भेजा था। उसने ये भी कहा कि कर्ण ने मालविका से केवल इसलिए प्रेम का नाटक किया था ताकि वो राजमहल के भीतर तक पहुंच सके और राज के रहस्य चुरा सके। धीरज ने कई सबूत पेश किए जो बहुत ही विश्वसनीय लग रहे थे। मालविका हैरान रह गई। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद वो कर्ण के प्रेम में अंधी हो गई थी और उसने सच्चाई को नहीं देखा। राजा मदन वर्मा ने भी धीरज की बातों पर विश्वास कर लिया और घोषणा कर दी कि यदि कर्ण मिला तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। कुछ समय बाद कर्ण वापस लौटा। वो घायल था और उसके कपड़े फटे हुए थे।
उसने बताया कि वो असल में एक गुप्त मिशन पर गया था, लेकिन वो मदन वर्मा के राज्य की रक्षा के लिए था, न कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। उसने कहा कि उसे पता चला था कि एक पड़ोसी राज्य मदन वर्मा पर हमला करने की योजना बना रहा है और वो उन्हें रोकने गया था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन के राज में घुसपैठ की और उनकी योजना को नाकाम कर दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि किसकी बात सच थी, कर्ण की या धीरज की। मालविका फिर से उलझन में फंस गई। एक ओर उसका प्रेम कर्ण के लिए था, दूसरी ओर धीरज के सबूत भी बहुत मजबूत लग रहे थे। राजा मदन वर्मा ने फैसला किया कि वो एक महासभा बुलाएगा और सभी के सामने सच्चाई सामने आएगी। महासभा के दिन पूरा नगर इकट्ठा हुआ। कर्ण और धीरज दोनों अपने अपने सबूत पेश करने लगे। कर्ण ने वो पत्र दिखाए जो उसने दुश्मन राज्य से चुराए थे, जिनमें हमले की योजना लिखी थी। धीरज ने वो दस्तावेज दिखाए जिनमें कर्ण का नाम एक गुप्तचर के रूप में दर्ज था। दोनों के सबूत इतने मजबूत थे कि राजा भी फैसला नहीं कर पा रहा था। अंत में मालविका ने एक सवाल पूछा। उसने कर्ण से पूछा कि यदि वो सच बोल रहा है तो उसके पास ये साबित करने का क्या तरीका है कि धीरज के दस्तावेज नकली हैं। कर्ण ने कहा कि वो एक गवाह को बुला सकता है जो दुश्मन राज्य का एक सैनिक था और जिसने कर्ण की मदद की थी। उस गवाह को बुलाया गया और उसने कर्ण के पक्ष में गवाही दी। लेकिन धीरज ने तुरंत कहा कि यह गवाह भी कर्ण की साजिश का हिस्सा हो सकता है। अब स्थिति और भी जटिल हो गई थी। राजा मदन वर्मा, मालविका और पूरा दरबार असमंजस में था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। बेताल ने अपनी कहानी यहीं रोक दी। उसने विक्रम से पूछा, हे राजन, अब बताओ, कर्ण सच बोल रहा था या धीरज? और यदि मालविका को फैसला करना हो तो उसे किस पर विश्वास करना चाहिए था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, प्रेम और विश्वास में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है? और क्या प्रेम बिना विश्वास के जी सकता है? विक्रम चुपचाप चल रहे थे। उनके मन में तूफान मचा हुआ था। वे जानते थे कि यदि उन्होंने उत्तर दिया तो बेताल फिर से पेड़ पर चला जाएगा, लेकिन यदि उन्होंने चुप्पी साधी तो उनका सिर फट जाएगा। ये खेल अब शुरू हो चुका था। क्या विक्रम इस पहेली को सुलझा पाएंगे? क्या मालविका ने सही फैसला लिया था? और क्या कर्ण सचमुच एक विश्वासघाती था या फिर धीरज ने सब कुछ साजिश रची थी? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।